जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, ये बताइएगा आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? एनी पर्सन, आवाज़ सही आ रही है ना? उम्मीद तो है कि सही आ रही होगी। तो मैसेज में लिखकर बता दे काइंडली। ओके ओके, आ रही है। डन हो गया जी। आप लोगों ने, जो मैंने आपको बताया था कि एक नया आया हुआ है आई कैप की तरफ से, बुक कह लें, क्या आप लोगों ने उसको देखा है या नहीं देखा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आए हैं। कुछ तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, कुछ बहुत आसान आसान से भी हैं। चलें, बहरहाल हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। सर प्लीज ये सेंड कर दें पीडीएफ ग्रुप में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला। ओके जी, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्लास के बाद ओबियसली, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे ये फाइनल काउंट वाला, ये वाला बेस जो था, ये तो मैंने आपको करवा दी थी, और ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में आई थिंक सो शेयर भी कर दिया था। स्टिल मैं दोबारा से आज फिर से शेयर कर दूंगा। इसी के अंदर अगर हम आए डेप्रीसिएशन के ऊपर, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन के अंदर अगर हम इसी फाइल के अंदर जाएं,
तो हमारी एक ही एंट्री है डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हम जब एसेट को एक्वायर करते हैं, एसेट जब मेरे पास आता है तो इसकी जो है एक होती है इनिशियल रिकॉग्निशन, स्टार्ट में कितने पर लिखना है, तो ये स्टार्ट में अपनी कॉस्ट पर लिखा जाता है। एक होती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, तो ये फिर सब्सिक्वेंटली बाद में अपनी कैरिंग अमाउंट पर लिखा जाता है, अपनी WDV पे लिखा जाता है, जो कि होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो उसके ऊपर ये लिखा जाता है। अब नॉन करंट एसेट आपने बाय किया, इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? नॉन करंट एसेट या PPE डेबिट बैंक क्रेडिट, PPE डेबिट पेबल क्रेडिट। इसकी एंट्री हो सकती है PPE डेबिट एडवांस फॉर फिक्स एसेट क्रेडिट। ये आपकी आ गई एडिशन। बैलेंस CD बन जाता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ कॉस्ट फिर चला जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपकी एक ही है, ओपनिंग, इसमें एक की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये चूंकि डेबिट हो रहा है और ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ये इंटरलिंक्ड अकाउंट्स हैं। प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाएगी? एक्सट्रैक्ट्स अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस बस आ रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपकी नॉन करंट एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और फिर कैरिंग अमाउंट यानी नेट बुक वैल्यू हो जाएगी। चूंकि हमारा ये वाला चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा इसके अंदर फार्मूलाज आते हैं, लिहाजा वो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात मैंने नहीं की हुई, तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन की रिवीजन भी आपको करवा देते हैं, जस्ट 1-2 मिनट लगेंगे। कॉस्ट, क्योंकि वो फाइनल काउंट के हिसाब से सारा PDF एडिट था। अभी आपके लिए क्या चीज आ जाती है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन का पेज सामने आ जाता है और उसके अंदर से अभी हमने पढ़ा होगा तो हम MCQs भी बड़े आसानी से इससे रिलेटेड कर जाएंगे। लें जी, ये आ गई कॉस्ट डिटर्मिनेशन वाली चीज। तो इसके जो 3-4 पेजेस हैं ये अलहदा सी ले जाता हूँ मैं, समरी जो मैंने बनाई हुई है, 1 2 3 4, चार, पहले 4 पेजेस काफी हैं फिलहाल। चलें फिलहाल जाने देते हैं फिर। थोड़ा सा टाइम ही हल्का सा 1-2 मिनट लगेंगे काफी। आपको थोड़ा सा अपना काम भी दिखा देते हैं, आपको ये बता देते हैं कि हाउ इन डेप्थ स्टडी वी आर डूइंग इन द क्लास। अच्छा जी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं जितनी देर ये कॉपी पेस्ट होता है। आपकी लिस्ट प्राइस आ जाती है, उसके अंदर आपकी लिस्ट प्राइस में से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लेस हो जाता है। जब ये लेस हो जाता है इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होती हैं। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हों, एसेट को अपनी लोकेशन और कंडीशन में पहुंचाने के लिए, अवेलेबल फॉर यूज होने तक के लिए, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। और ऐसे खर्चे जो
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। तो अब आ जाती है बारी हमारी कॉस्ट डिटर्मिनेशन की। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर हमारे पास जो बातें हैं वो हैं कि इसके अंदर एक लिस्ट प्राइस होगी, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो ऐड करनी है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जैसे भी हों वो ऐड अप हो गए। दो तीन चीजें लेस होंगी, एक ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, एक रिबेट या सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई वो लेस हो जाएगी, एक सेटलमेंट डिस्काउंट वो भी लेस हो जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट की जो हम एंट्री पास करते हैं वो करते हैं पेएबल डेबिट और सॉरी, हाँ, पेएबल डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अगर ये हमारी डिस्काउंट रिलेट करता हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से तो पीपी कम हो जाता है, अगर यही डिस्काउंट इन्वेंट्री से रिलेटेड हो तो इन्वेंट्री कम हो जाती है, अगर यही डिस्काउंट परचेजेस हो, सिस्टम आपकी पीरियोडिक हो तो परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाती है। तो आपने अपनी लिस्ट प्राइस को क्या करना है, कम करना है, वैल्यू को कम करना है विद द सेटलमेंट डिस्काउंट आल्सो। साइट प्रिपरेशन का खर्चा ऐड होगा, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस वगैरह ऐड होंगे। इसमें कोई पुराना एसेट अगर खराब हो जाता है हैंडल करते हुए तो उसकी कॉस्ट का पार्ट, उसको इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इन वर्क ऑफ न्यू एसेट we will not make loss as part of न्यू एसेट। तो अगर एसेट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है कोई मसला नहीं है, वो उस एसेट की डिस्ट्रॉय का, उस एसेट का लॉस होगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ऑक्ट्राई चार्जेस, टोल प्लाजा वगैरह के चार्जेस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये चेक करना कि एसेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जी अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो सैंपल्स प्रोड्यूस्ड टेस्ट रन, तो ये सैंपल प्रोड्यूस और उससे रिलेटेड रेवेन्यू एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये सौकी में जाएंगे। किसी भी किस्म की आप कस्टमाइजेशन वगैरह करवाते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कोई लीगल चार्जेस आपने बियर किए वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए, एनहेंसमेंट हो जाए एग्जिस्टिंग एसेट की, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, प्रोवाइडेड इससे आपकी क्या हो रही हो, कैपेसिटी वगैरह बढ़ रही हो, इंप्रूवमेंट्स आ रही हो। साइट को क्लियर करवाना बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। प्रोफेशनल सर्वेयर ने सर्वे किया, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जी बच्चों, तो प्रोफेशनल सर्वेयर हो, इसकी फीस हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, एसेट की कॉस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। एंटिटी का ऑन स्टाफ और टाइम स्पेंट वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन, एंटिटी का अपना स्टाफ अगर वो स्पेंड करता है कुछ टाइम कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसकी एंट्री हम करते हैं, नॉर्मली सैलरी का एक्सपेंस होता है। अगर वो नॉर्मली अपने रूटीन का काम कर रहा होता है तो फिर तुम्हारी एंट्री होती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। से सैलरी एक्सपेंस है हमारा 90,000। अब सैलरी एक्सपेंस 90,000 से डेबिट होना था, लेकिन उसने 20 दिन काम कर दिया कंस्ट्रक्शन के ऊपर, एसेट की कंस्ट्रक्शन पर। तो बाकी का 10 दिन का 30,000 रुपया एक्सपेंस में चला जाएगा और 60% जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चला जाएगा। तो यूं हमारी एंट्री तो पूरी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, लेकिन कुछ एक्सपेंस हम इसका कैपिटलाइज कर लेंगे और कुछ हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। कैपिटलाइज मींस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाएगा और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर रहेगा। इसी तरह से हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द बिजनेस बिल्डिंग साइट, आपने प्लांट एंड मशीनरी हायर कर ली, किराए पर ले ली, जनरेटर हायर कर लिया, कोई और मशीनरी कर ली, अब उसका जो किराया है वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा होगा। कौन कौन सी कॉस्ट कभी भी पार्ट नहीं बनानी, स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। इनिशियल कॉस्ट एरर से रिलेटेड या वेस्टेजेस से रिलेटेड ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, जबकि डिमांड फॉर प्रोडक्ट आउटपुट बिल्ड्स अप हो रही हो तो स्टार्ट में जो लॉसेस होते हैं ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये हो गई कॉस्ट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे, साथ साथ अपने फार्मूलाज को देखते जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन में पुरानी स्टडी टेक्स्ट नहीं, मैं जो नया आया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसी के अंदर से ही हम कुछ क्वेश्चन जो हैं देखते चले जाते हैं।
ताकि वो भी एटलीस्ट दरमियान में थोड़े थोड़े से हो जाए हमारे से। ये फिर से गलत जगह पे पहुंच गया। डेप्रीसिएशन 79। लें जी, हम डिस्कशन करेंगे नमाज से पहले, तो लगभग कोई 5 मिनट की डिस्कशन होगी मजीद। फिर हम नमाज पढ़ने जाएंगे, 10 से 15 मिनट की ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब से पहले तक हम बाकी की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। Which of the following shall be included in cost of property, plant and equipment at initial measurement in accordance with IS 16? कौन कौन सी चीज आपकी एड अप होगी? परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट, यस ये तो हो जाएगा। रिफंडेबल टैक्सेस नहीं, नॉन रिफंडेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस हो जाएगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर ड्यू टू नेग्लिजेंस इन इंस्टॉलेशन, नहीं 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 नहीं, इंस्टॉलेशन में ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर होती है ये ऐसी चीज नहीं है, ये जो शामिल होगी। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट, यस ये चीज शामिल होती है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट ये शामिल होती है। ये क्या चीज होती है? हमारा एसेट, हमने एक जगह पर एसेट लगाया हुआ है, अब हमने फर्ज करें ये बिल्डिंग लैंड पर लेकर लगाया है, और लैंड हमें गवर्नमेंट ने दे दी है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, और जाते हुए 10 साल बाद जब प्लांट हमने फारिग करना है, कहीं और मूव करना है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो 10 साल बाद एग्रीमेंट ये है कि ये हम उखाड़ कर इसको ठीक करेंगे। खर्चा 10 साल बाद होना है, अ, तो उसकी हमने आज ही प्रोविजन बुक कर लेनी है, कि हम ये वाला खर्चा पे करना हमें पड़ेगा, और इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाता है। सो दिस वन इज अ गुड न्यू नॉलेज, यू कैन से। पहले भी पढ़ा हो सकता है, डीकमीशनिंग कॉस्ट तक तो पढ़ा हो सकता है कि ये वाली एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन इतनी डिटेल के अंदर एज सच नहीं किया जाता कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। तो समहाउ एसेट की कॉस्ट का पार्ट ये होता है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसे, डीकमीशनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। In case of import of any item, property, plant and equipment, which of the following shall not be included in cost of asset? कौन कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? डेमरेज चार्जेस शामिल नहीं होते, नॉर्मली पेनल्टी होती है ये। कस्टम ड्यूटी शामिल होगी। एक्साइज ड्यूटी नॉन रिफंडेबल शामिल होगी। रिफंडेबल टैक्सेस ये भी शामिल नहीं होते हैं नॉर्मली, ये दो चीजें शामिल नहीं होती हैं। Let's check its answer also. जी, डैमेज चार्जेस और रिफंडेबल टैक्सेस ही शामिल नहीं होंगे, यही आंसर है जी इसका। Calculate the cost of machinery to be recognized in books at initial recognition from the following data. Purchase of cost
और मशीन यस शामिल कर देंगे। सेल्स टैक्स 10% नॉन एडजस्टेबल, ठीक है, ये शामिल हो जाएगा 10%, ये बन जाएगा लगभग 75,000 का। रिफंडेबल इनकम टैक्सेस एंड रिफंडेबल इनकम टैक्स शामिल नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट शामिल नहीं होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉसेस शामिल नहीं होंगे। तो ये आप जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बाद में जो खर्चे होने हैं एसेट को लेने के बाद। On any item of property, plant, and equipment shall be capitalized only if the following condition is are fulfilled. It enhances the useful life of an asset, enhances the efficiency or profit earning capacity of business. Useful life बढ़ रही हो तो यस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाता है बाद के खर्चों को। एनहेंसेस द एफिशिएंसी और प्रॉफिट शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ रही हो, बेनिफिट बढ़ रहा है, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों चीजें ही ठीक लग रही हैं 7 नंबर में। सेवन का सी, वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके है जी। कौन सा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल के लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, कॉस्ट ऑफ ऑयल चेंजेस एंड ट्यूनिंग। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन बनता है जी। 8 का बी है जी। व्हील कैप्स नहीं, व्हील के कैप्स तो वो होते हैं जो व्हील के ऊपर बस हल्के से लगे होते हैं प्लास्टिक के, तो वो तो शामिल नहीं होगा। अब इसके अंदर आगे जाल के जो 23-24 एमसीक्यू के ऊपर जाके अच्छे खासे हैवी किस्म के आ जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। चारों मेथड उन्हीं एमसीक्यूज के अंदर ही आराम से इंशाल्लाह डील हो जाएंगे और उसके शॉर्टकट्स भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। फिलहाल पढ़ते हैं नमाज, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी, डेप्रीसिएशन सेल स्टार्ट फ्रॉम दी, कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए? डेट व्हेन एडवांस पेड, डेट व्हेन एसेट इज परचेज्ड, डेट व्हेन एसेट शैल बी अवेलेबल फॉर यूज, डेट व्हेन एसेट शैल बी यूज्ड। अवेलेबल फॉर यूज इज द डेट जब ये अपनी लोकेशन और कंडीशन में हो जाता है, जब ये अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है तब से डेप्रीसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए है। अब अगर हमें डेट ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे दी हो कि ये 1 जनवरी को हमने खरीदा है 2024 और अवेलेबल फॉर यूज हुआ है ये
15 फरवरी 24 को, और ये एक्चुअल में यूज हुआ है 1 मार्च 24 को, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है आपकी। तो ये 3 किस्म की डेट्स अक्सर दी होती हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके अंदर से ढूंढनी होती है अवेलेबल फॉर यूज की डेट कौन सी है, वो हमारा डेप्रीसिएशन का आगाज होता है वहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू डेप्रीसिएशन, कौन सी चीज ठीक नहीं है? तो इसमें से 3 चीजें मोस्ट प्रोबेबली ठीक होंगी, एक चीज गलत होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज एज एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, तो ये पहली ही जो है यही पता चल गया कि यही गलत है, ये एक्सपेंस के तौर पे नहीं, ये तो कॉन्ट्रा एसेट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस, ये तो ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉग्नाइज एज एन एज एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस एसेट के तौर पर लिखी जाती है, नेट ऑफ करती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज एज एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एसेट तो नहीं होती। अच्छा, नॉट करेक्ट। तो एज एसेट कहा जा सकता है किसी हद तक, लेकिन इन डिटेल नहीं कहा जा सकता। तो ये दो तो ऐसी बन रही हैं जो कि गलत हैं, एक ये और एक ये तो दो कंफर्म हो गई। तीसरे के बारे में जाकर देख लेते हैं ऑप्शंस में, ये एग्जामिनर ने क्या ऑप्शन दी है। 13 नंबर सवाल का आंसर है जी, तीन चीजें उसने गलत कर दी हैं, तीनों चीजें गलत हैं जी। वो भी चीज एज एन एसेट नहीं होता, ये रिडक्शन के तौर पर ही यूज होता है। डन हो गया जी। तो ये भी जेन्युइनली क्या हो गई, गलती हो गई एसेट के तौर पर तो नहीं लिखी जाती, तो जेन्युइनली तो वहां पर नोट करेक्ट उसने पूछा, तो 3 चीजें नोट करेक्ट में जो एमसीक्यूज हमें आ रहे होंगे पेपर में, उस वहां पर 3 ऑप्शन ठीक होना यानी कि सिलेक्ट होना, ये कम चांसेस हैं इसके। असल में ये क्वेश्चन था कौन सी सही है, उसको उठा के क्या दिया जाए, उसके साथ नोट लगा दिया गया और 3 ऑप्शन फिर वो ठीक बन रही हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, 17 नंबर, कौन सी चीजें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जब लिखा जाता है तो मींस एक या दो या दोनों। रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन calculated as per sum of year digit and reducing balance method is or are correct, एक ठीक है या दोनों। depreciation in each year under sum of digit method declines at a constant rate, yes ये बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट रेट पर ये डिक्रीज होता है। इसका अगर हमें ग्राफ मिले तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, सीधी लाइन डाउन, ये आपकी आ गई सम ऑफ डिजिट मेथड के तहत। पहले साल का डिजिट सबसे ज्यादा होगा, एक एक डिजिट कम होगा तो डेप्रिसिएशन एक कांस्टेंट से कम होगी। जबकि ये इस तरह का ग्राफ जो होगा ये होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन का। तो depreciation is in each year under reducing balance method declines by constant, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन 1 सही हो गई कि कौन सी चीज ठीक है। एक एसेट जो आपने यकम जनवरी 20 को बाय किया, 60,000 का, रेजिडुअल वैल्यू 4,000 थी, यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 7 ईयर, लाइफ हमारी थी 7 साल। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22। अब आपने ये देखना है
कि मेथड कौन सा है, और मेथड हमें दे दिया गया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो, स्ट्रेट लाइन हो, सम ऑफ डिजिट हो, और प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड हो, या फिर सर्विस आर मेथड हो। ये एक ही तरीके से चलते हैं। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यहां तक तो चीज बिल्कुल सेम है, डेप्रीशिएबल अमाउंट लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ कह लें। अब लाइफ में देखना है, अगर तो ये लाइफ ईयर्स में है तो मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे n/12 कह लें, रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज कह लें, रिस्पेक्टिव ईयर जो सा भी साल हो उसका यूजेज। अब जो यूजेज है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी अगर होगा ईयर्स में, ये भी ईयर में, ये भी ईयर में, तो ये मेथड बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर लाइफ हमें टोटल डिजिट्स में दी होगी, डिजिट्स टोटल, तो रेस्पेक्टिव ईयर का भी जो यूजेज होगा वो लिख लेंगे हम डिजिट में, तो ये हो जाएगा सम ऑफ डिजिट मेथड। अगर लाइफ आपकी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में है, तो फिर रेस्पेक्टिव ईयर में जितने यूनिट्स आप बनाएंगे वो आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा। एंड सेम इज द आर। तो लॉजिक तीनों में सेम है। सम ऑफ डिजिट में अब बड़ा ही आसान तरीकाकार, लाइफ इसकी कितनी है, 7 है, तो सम ऑफ डिजिट्स वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, और हमें तीसरे साल की डेप्रीसिएशन चाहिए। हम डेप्रीसिएशन इसकी इस तरीके से मालूम कर लेंगे, कॉस्ट है हमारी 60,000, रेजिडुअल वैल्यू है हमारी 4,000। सम ऑफ डिजिट के लिए हम 7 से शुरू कर देते हैं, 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, ये सम ऑफ डिजिट्स हो गया। मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट, 2020 पहला पहला साल गुजरा, 2021 दूसरा, 2022 तीसरा, तीसरे साल का डिजिट। पहले साल का डिजिट है 7, दूसरे साल का है 6, तीसरे साल का है 5। इसका मतलब है तीसरे साल का काम करना है तो 5 डिजिट उसका बनता है। ये हो गया इसका आसान तरीन तरीका का। हाँ, सम ऑफ डिजिट मालूम करने का एक और फार्मूला भी है, n/n+1 डिवाइड बाय 2। n हमारा है 7, 7 जमा 1 8 तकसीम 2, 8 7 56 56 तकसीम 2, 23 नहीं 28 हो जाएगा, 28 इसका डिजिट बन जाएगा। 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 करेंगे तो भी 28 ही बनेगा। तो 60 में से 4 गए, ये बन गए 56,000 तकसीम आप करेंगे 28, एक डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 2,000, और मुझे चाहिए 5 डिजिट्स की वैल्यू, तो 10,000 आंसर बन जाएगा डेप्रीसिएशन का। यहीं पर अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मालूम करनी हो तो फार्मूले में कुछ चेंज नहीं आती, बस थोड़ी सी चेंज आती है, टोटल यूजफुल लाइफ जो से भी चीज में हो, ईयर्स में हो, डिजिट्स में हो, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव यूजेज। क्यूमुलेटिव मींस एक्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव पीरियड यूज्ड। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट मेरी थी 60,000 माइनस 4,000 मेरी रेजिडुअल वैल्यू थी, सम ऑफ डिजिट में 28 मेरे डिजिट्स बन रहे थे, और 3 सालों तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछ ले मुझसे तो मैं कैसे निकाल दूंगा। मैं कहूंगा पहले साल का डिजिट क्या है 7,
जमा दूसरे साल का 6 जमा तीसरे साल का 5, तो ये तीनों को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की। इसका वैल्यू बनी थी 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 जमा 6 13 जमा 5 18 36,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर दी जाए तो वो 36,000 हो जाएगी। पहले साल की 7 डिजिट के हिसाब से 14,000, दूसरे साल की 6 डिजिट्स के हिसाब से 12,000, तीसरे साल की 10,000, और टोटल हो जाएगी 36,000। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट। इससे अगला स्टेप है कि आपसे यही वाला सवाल पूछ ले तीसरे साल के बाद की कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट आपकी होती है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस कर दें। कॉस्ट हमारी है 60,000, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 36,000 लेस कर दी जाए तो 24,000 आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन ऑन इट? क्या कदर आसानी होगी सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है हमारे फार्मूलाज के अंदर, अगर सिर्फ सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लिया जाए। इसको कहते हैं लाइक विद लाइक का कॉन्सेप्ट, एक जैसी चीज होने का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया जी। सो दिस इज आवर मेथड ऑफ सम ऑफ ईयर डिजिट, जिसमें एक क्वेश्चन से मैंने एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 आंसर बनाए हैं। और अगर मैं ऑप्शंस को ही चेंज कर दूं, मींस एक ऑप्शन रखूं 12,000, एक ऑप्शन रखूं 14,000, तीसरी ऑप्शन बनाऊं मैं 36,000, चौथी ऑप्शन में बनाऊं 24,000, और एक ही ऑप्शंस आ रही हों पेपर के अंदर, और 3 से 4 एमसीक्यूज इसी तरह से हर दफा एक एक वर्ड चेंज करना है सिर्फ सिर्फ, तो हमारा आंसर बन जाता है। कभी ए आंसर, कभी बी आंसर, कभी तीसरे में सी आंसर, चौथे में डी आंसर। तो 3 से 4 एमसीक्यू एक ही दफा एक ही ऑप्शंस के तहत चेंज हो सकते हैं, लिहाजा क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओनली कॉन्सेप्ट शुड बी देयर। ले जी, अगला सवाल। Mr. Hassan purchased specific machine whose life was determined in usage of machine R. Machine R method आ गया। Machine was bought on 1st March 22 for 2,50,000 with residual value 20,000 and expected machine R shall be 1,00,000। 1,00,000 machine R's होंगे। For the year ended 31 December 2022, मशीन हैड यूज 15,000 मशीन आवर्स। अब लाइक विद लाइक है, हमें डेप्रीसिएशन मालूम करनी है 31 दिसंबर 2022 की, और नेट अमाउंट रिपोर्टेड मींस कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2022 पर क्या होगी। हमारे साल में ही परचेज हुआ, हमने अपना ईयर डिफाइन किया 31 दिसंबर 2022, यहाँ पे 1 मार्च 2022 को ये चीज परचेज हुई। इट मीन 10 साल 10 माह की डेप्रीसिएशन बनती है। तो डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट की, कॉस्ट हमारी आ गई 2,50,000, रेजिडल वैल्यू हमारी आ गई 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ हमारी आ गई
घंटों में 1 लाख मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय इस साल में हमने मशीन आवर यूज किए 15,000। ये आ गया आपका लाइक विद लाइक का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर सम ऑफ ईयर डिजिट हो, ये प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड हो। डेट ऑफ एडिशन हैज नो इम्पैक्ट। तो 250 में से 20 निकल गए, 230 आ गया, तकसीम 1 लाख किया तो 2.3 आ गया। 2.3 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गालबन 34,500 आ जाएगा। और कैरिंग अमाउंट आपने मालूम करनी है। 230 तकसीम 100 यानी कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 34,500। 34,500 माइनस 2,50,000, कॉस्ट में से 34,500 निकाल दें तो 2,15,500 कैरिंग अमाउंट आ जाती है। ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनती है। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट 2,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन बराबर होती है 2,15,500। जी अब आ रहे हैं। जी पूछें जी, माइक में सवाल पूछे, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन से रिलेट कर रहा है क्योंकि आज का टारगेट इंशाल्लाह फाइनल काउंट विद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन की एमसीक्यूज करके फिर फाइनल काउंट की एडजस्टमेंट्स के फाइनल काउंट में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, ये टारगेट है जी इंशाल्लाह। जी नुमान अली, यू कैन आस्क द क्वेरी राइट नाउ और आफ्टर सम मिनट्स। हम कुछ मिनटों में इसको कंक्लूड करेंगे, 15 से 20 मिनटों में इंशाल्लाह अजीज। लगता है बच्चा शायद बोल रहा हो लेकिन मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं 1 मिनट अपना माइक चेक कर लूं और स्पीकर चेक कर लूं। स्पीकर तो सही लगे हुए हैं, मेरे कानों में हमें लगे भी नहीं हुए हैं। आवाज आ रही इसकी। 1 मिनट, अब आई है मुझे आवाज किसी बच्चे की। दोबारा से बोलें बेटा। जी सभी आशमी। कोई बच्चा दोबारा से जरा बोले। सर वो नुमान पे ने सवाल करना था, वो उनकी आवाज नहीं भाई आ रही। मुझे अब पहुंचनी शुरू हो गई है। अब आपकी आवाज पहुंचनी शुरू हो गई है नुमान भाई, अब दोबारा से बोल सकते हैं। नुमान भाई आपका जो है ना माइक खराब है, लिहाजा आप मैसेज लिख के टाइप कर दें या ग्रुप में भेज दें। ठीक है जी, हम कंटिन्यू करते हैं। ये बड़े अच्छे से सवाल अब शुरू हो गए। ऑन 1 अक्टूबर 2021 फर्नीचर वाज कैपिटलाइज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 80,000। कैपिटलाइज्ड मीन एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। इट वाज एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी 5,000 एट द एंड ऑफ 5 years यूजफुल लाइफ।
आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तमाम एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद पता ये चला कि फिटिंग कॉस्ट ऑफ 6000 was charged as expense rather than being capitalized। एक फिटिंग करनी थी, फिटिंग हुई, फिटिंग का खर्चा हुआ, एक मशीनरी की फिटिंग का, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, या ये तो फर्नीचर है, फर्नीचर की फिटिंग करने का जो था वो काम किया गया और उसको एक्सपेंस में फेंक दिया। हालांकि वो होना चाहिए था कैपिटलाइज, और जब एसेट कैपिटलाइज होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। 1 अक्टूबर 21 पर हमने लिया था और हमारा ईयर एंड है 30 जून 22। इसका मतलब है कि यहाँ पर होगा 1 अक्टूबर 21 और ये होगा 30 जून 22, मीन्स ये बनते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ की डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी और 6000 एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए था। हाउ मच प्रॉफिट वाज अंडर स्टेटेड या फिर ओवर स्टेटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22 ड्यू टू अबव एरर। एरर की वजह से प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया या ओवर स्टेट हो गया। इफ डेप्रीसिएशन इज चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही हो तो अब इसकी एक तो हम निकालते हैं डेप्रीसिएशन कितनी होनी थी। 6000 तकसीम 5 साल मल्टीप्लाई बाय 10/12, 9/12, सॉरी 9/12। तो ये 12×5=60 और ये 900 ही बन जाती है डेप्रीसिएशन। 900 की डेप्रीसिएशन हो गई जो चार्ज होती अगर कैपिटलाइज हो जाता। अब ये चार्ज नहीं हुई होगी चूंकि कैपिटलाइज नहीं हुआ। 6 का 6000 क्या हो गया, एक्सपेंस में चला गया। इसका मतलब है एक्सपेंस जो रिकॉर्ड कर दिया गया वो कर दिया गया 6000, और 900 रिकॉर्ड नहीं किया गया। 6000 रिकॉर्ड कर दिया गया गलत, और डेप्रीसिएशन नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब है 5100 का इफेक्ट आया। 5100 से एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, जिसका मतलब है प्रॉफिट डिक्रीज कर गया। प्रॉफिट वाज ओवर स्टेटेड। हाँ एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस नहीं, ओवर स्टेटेड तो नहीं हो जाएगा, अंडर स्टेटेड हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5100 से प्रॉफिट अंडर स्टेट हो रहा है, कम हो रहा है, अंडर स्टेट हो गया, कम प्रेजेंट हो गया है। क्योंकि जब हम रिवर्सल करेंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा जी सर, डेप्रीसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में लिखना है। डिपेंड करता है बेटा, डेप्रीसिएशन किस चीज से रिलेट करता है। इफ डेप्रीसिएशन बिलोंग्स टू प्लांट, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फिर ये डेप्रीसिएशन जो है ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हम लिखते होते हैं। और इसकी एंट्री भी हम इन्वेंट्री बनाते हुए क्या कर रहे होते थे, डेप्रीसिएशन की एंट्री FOH डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये फिर हम एंट्री पास कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में। और FOH अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है। तो अल्टीमेटली फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रही होगी डेप्रीसिएशन, अगर ये प्लांट या फिर फैक्ट्री से रिलेट करती है। ऑन अदर हैंड अगर डेप्रीसिएशन हेड ऑफिस की किसी भी चीज से रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन की व्हीकल्स हैं,
तो या तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस में जा रही होगी या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जा रही होगी, वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। होप सो यू गॉट द पॉइंट। उम्मीद है कि जी आपको पता चल गया होगा। An inexperienced accountant was given task to calculate depreciation for the year ended 31 December 22. Although he has calculated correct depreciation, but selected the wrong method of depreciation. रॉन्ग मेथड सेलेक्ट किया, उसकी बेसिस के ऊपर जो कैलकुलेशन की वो ठीक की। रेलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। पीपी बैलेंस बीडी एज ऑन 1 जनवरी 22 2,50,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बीडी 65,000। अल्हम्दुलिल्लाह। 1 अप्रैल 22 पर एक एडिशन हुई है 75,000 की। कंपनी नॉर्मली डेप्रिशिएट्स द पीपी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन 8 years लाइफ on monthly basis, but the accountant has calculated depreciation on reducing balance method at 20% per annum on monthly basis. But what will be the impact on profit? प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, गलती का या करेक्शन का, ये देखना होता है। और दो चीजें कह रहा है प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और नेट एसेट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अब नेट एसेट का पता होना चाहिए कि नेट एसेट किसको बोलते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड नेट एसेट, ये भी पता होना चाहिए। और अगर मैं सिर्फ सिर्फ नेट का वर्ड उड़ा दूं तो क्वेश्चन कहीं का कहीं चला जाएगा, और अगर नेट का वर्ड एसेट के साथ पहले लिख दूं तो क्वेश्चन कहीं से कहीं चला जाएगा। तो लिहाजा एक ही क्वेश्चन, एक ही डाटा, ऑप्शंस भी एक ही बनाई जा सकती हैं और इफेक्ट चेंज हो जाएगा समहाउ। इम्पैक्ट क्या होगा, कॉज्ड बाय अबव एरर, एरर की वजह से क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन दे दिया उसने। अब हमें कहा गया है कि जी रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से गलत चार्ज कर दिया गया है और स्ट्रेट लाइन से सही है, तो हमें दोनों की डेप्रीसिएशन मालूम करना पड़ेगी। कौन से साल की, 2022 की। अब 2022 में ओपनिंग 2,50,000 है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन से अगर मैं डेप्रीसिएशन करूं, कोई रेजिडुअल वैल्यू आई थिंक सो कोई नहीं है, तो 2,50,000 को तकसीम -0 तकसीम 8 करूं तो 1 साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ये होगी ओपनिंग की डेप्रीसिएशन। प्लस इसमें एडिशन करूंगा मैं 75,000 की डेप्रीसिएशन तकसीम 8, और ये खरीदा था हमने 1 अप्रैल 22 को। ईयर एंड हमारा वही 31 दिसंबर है, इसका मतलब 9 मंथ की इसकी डेप्रीसिएशन होगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन से डेप्रीसिएशन बन जाती है 250 तकसीम 8, और 75,000 तकसीम 8, 250 तकसीम 8, प्लस 75 तकसीम 8 मल्टीप्लाई बाय 9 तकसीम 12।
38.28। और हमें कहा गया है प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड बट नेट एसेट वाज ओवरस्टेटेड। ओके, स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन आ गई जो हमारी चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने क्या किया, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बना दी। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन ओपनिंग निकालने के लिए हमें WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स लेनी होती है। इनटू क्या करते हैं हम, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। WDV ओपनिंग मेरे पास 250 माइनस 65, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट है 20% जो हमें दिया गया है। 250 में से 65 गए, 185, 185 का 20%, 37, 37। ये आ गई ओपनिंग की डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एडिशन के ऊपर आएगी एडिशन 75,000 की हुई है। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे तो बाद में जाते हैं, पहले तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर ली जाए। 75 माइनस 0 2.2, 15। और ये खरीदा कब था जी हमने, 1 अप्रैल 22 को। इसका मतलब है 15 ज़रब 9/12, ज़रब 9 तक़सीम 12, ज़रब 9 तक़सीम 12 था जनाब। छप्पन शरिया 25 है। 56.25 तो नहीं होगा, 75 ज़रब 0.2 भी तो आना है। ये बनता है जी 11.25। $48.25। अब 48.25 और ये स्ट्रेट लाइन 38.28, इसका डिफरेंस अगर हम लें, तो आंसर आ गया 9.97 डिफरेंस। एक हमारी ये वाली डेप्रीसिएशन, एक हमारी ये वाली डेप्रीसिएशन। अब देखना ये होगा कि ये वाली डेप्रीसिएशन में रॉन्ग कौन सा और करेक्ट कौन सा। चलें, दोनों का डिफरेंस भी आ गया 9.97 या 9.97। तो 9.97 की सारी ऑप्शंस हैं। अब देखना होगा व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट। मैंने डेप्रीसिएशन जो बुक होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी 38.28, हमने बुक कर दी 48.25। ओवर स्टेट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन फिर ज्यादा, डेप्रीसिएशन ज्यादा तो प्रॉफिट कम।
नेट एसेट इक्विटी होता है, जो भी प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो अल्टीमेटली इक्विटी पर रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, लिहाजा जो इफेक्ट प्रॉफिट का होगा वही इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग का भी होगा। जी बच्चों, बात क्लियर हो गई? उसका टाइम फिर से होने वाला है। मेरा ख्याल है यहाँ पर इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं, इसके बाकी सवाल इंशाल्लाह कल देख लेंगे। एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में दो मेथड एक आधा दो एक मेथड डिस्कस हो गए। स्ट्रेट लाइन की भी काम हमने कर लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के शॉर्टकट्स, और ये 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है अब, फाइनल काउंट को थोड़ा सा देख लिया जाए, ताकि कम से कम फाइनल काउंट की डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट किस तरीके से आ जाती हैं, वो हम देख लें। मैं जरा पुराने पास पेपर्स ही पिक करूंगा क्योंकि उसके अंदर जरा मुश्किल एडजस्टमेंट्स होंगी, बाकी की जगहों पे आसान एडजस्टमेंट्स होंगी। जी, क्वेश्चन आया सर, लॉन्ग टर्म लोन की इक्वल इंस्टॉलमेंट की एडजस्टमेंट भी करवा दें एक प्लीज सर। ओके, लॉन्ग टर्म लोन की इक्वल इंस्टॉलमेंट की एडजस्टमेंट, चलें जी। लॉन्ग टर्म लोन की कंट्रोल एफ लगाते हैं, लॉन्ग इक्वल, आपकी फरमाइश सर आंखों पर जी। हैं? कोई पास पेपर नंबर याद है आपको, कौन सा पास पेपर था जिसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन की इक्वल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट की नहीं है ये। उह, ये वाला सवाल बड़ा मजेदार है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर टफ एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। लोन वाली एडजस्टमेंट इन्वेंटरी वाले चैप्टर में मेरे मौजूद है, एक दो क्वेश्चन उसके अंदर जरूर आ रही हैं। तीन मिनट। चलें,
ये वाली एडजस्टमेंट देखते हैं, मुश्किल तरीन एडजस्टमेंट्स हैं। फाइनल काउंट करने का तरीकाकार, स्टेप नंबर 1, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग। स्टेप नंबर 2, डबल एंट्रीज ऑफ एडजस्टमेंट्स। मैं पहले ही सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुका हुआ हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो लाइन बाय लाइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर कर मिलते हैं। लिहाजा हमें जो है डबल एंट्रीज ही परफॉर्म करनी है और उसकी बेसिस के ऊपर हमने आगे काम करना है। एडवांस रिप्रेजेंट 60% पेमेंट मेड ऑन 1 February 20 फॉर द परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल। Remaining balance would be paid in September 20. No entry was made when the vehicle was delivered on 1 April 20। कोई 1 अप्रैल 20 को जब व्हीकल डिलीवर हुई है तो कोई एंट्री पास नहीं की गई है। अब ये हो गई एडवांस से रिलेटेड एक अदद एडजस्टमेंट, और कहता है एडवांस 60% को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ कहीं पे एडवांस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, ये आ गया एडवांस। 2.16 मिलियन। कहता है जी ये जो है ये एक व्हीकल है, तो 2160 का हमने एडवांस दिया है और 60% ये एडवांस है। इसका मतलब 100% वाली वैल्यू आ गई 2160 तकसीम 0.6, 60% एडवांस है, क्योंकि एडवांस रिप्रेजेंट करता। छत्तीस सौ 3600 की इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन ये है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं की हुई थी। हमने लाइन आइटम के तौर पर एडवांस लिख लिया होगा ऐसे। हमने इसी तरह से बिल्डिंग लिख ली होगी, ये एडवांस रिप्रेजेंट्स व्हीकल से रिलेटेड, हमने व्हीकल्स लिख ली होंगी। एडवांस का बैलेंस 2160 और व्हीकल्स का बैलेंस है 9350 माइनस 4500। ये भी हमने लिख ली। ये अब आ गई आपकी ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज। नाउ यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन दीज टू वैल्यूज। इसके अंदर क्या होनी चाहिए? एडजस्टमेंट होनी चाहिए। आपने एंट्री पढ़ी, आपको एंट्री की समझ लगी, आपने कहा 3600 की एंट्री होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? व्हीकल डेबिट पेबल क्रेडिट। व्हीकल डेबिट 3600 से एडवांस दिया हुआ था, एडवांस एडजस्ट करवाया। इक्कीस सौ साठ। बाकी का या कैश जाएगा या स्टिल क्या आ जाएगा? पेएबल आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग अमाउंट जो आपने पे करनी है। तो व्हीकल डेबिट में डेबिट ऐड होता है,
एडवांसेस 2160 से क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी इस से रिलेटेड। और बाकी का जो पेबल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं पे पेबल आ जाएगा, और पेबल आप लिखेंगे बैलेंसिंग अमाउंट। तो यूं 1440 पेबल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। अब ये नहीं देखना कि ये एक इतने के साथ प्लस हो रहा है, एक इतने के साथ एक माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट में देखना क्या डेबिट एंड क्रेडिट पूरा हो रहा है। जी बच्चों, पहली एडजस्टमेंट आपकी फाइनल काउंट से रिलेटेड हो गई कि आपको किस तरीके से डील करना है फाइनल काउंट में। जी, कोई और एडजस्टमेंट? जी नुमान अली, आपने फरमाइश की थी लॉन्ग टर्म लोन की, आपको क्वेश्चन पता है कोई? अच्छा, चलें। अब सर का सर कह रहा हूँ, मगरिब का टाइम हुआ चाहता है। रमज़ान शरीफ मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे, ठीक है जी। सहरी के फौरन बाद इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।